डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी? उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन विद द मैटर। मैटर मीन्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या थे? वो एनर्जी की एक फॉर्म होती है। उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, अपनी एनर्जी होगी, अपनी एक वेवलेंथ होगी, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। जैसे हमारी जो विजिबल लाइट है वो भी एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं, तो ये सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन देखते हैं मैटर के साथ। और उस इंटरेक्शन में हो क्या सकता है कि जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो मैटर जो है इन्हें एब्जॉर्ब कर सकता है, इन्हें एमिट कर सकता है, या इनकी स्कैटरिंग हो सकती है। तो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे? एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एनर्जी में जो चेंजेस आते हैं वो हम एक्चुअली मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स की। तो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स क्या हुए कि इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, मॉलिक्यूल्स के केस में जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, माने जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर पर डाला तो मॉलिक्यूल्स ने क्या करा? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया? इट में रिजल्ट into rotation, vibration और electronic transition depending upon the amount of energy absorbed। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो सकता है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि एनर्जी को अगर उसने एब्जॉर्ब किया तो अगर वो लोअर एनर्जी लेवल में है तो वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, एक्साइटेशन हो जाता है उसका। तो इसको तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कि लोअर एनर्जी लेवल से वो हायर एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन का चला जा रहा है तो उसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन वर्ड का मतलब था एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चले जाना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो होता ही है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोटेशन और वाइब्रेशन ट्रांजिशन भी होते हैं। तो ये रोटेशन और वाइब्रेशन ट्रांजिशन क्या होते हैं कि अभी हम थोड़ा आगे जाके और पढ़ेंगे इसको। तो ये डिपेंड करता है कि उसने कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। अगर उसने कम एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो उसमें सिर्फ रोटेशन ट्रांजिशन होंगे। अगर उसने थोड़ी और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो वाइब्रेशन ट्रांजिशन होंगे, और अगर उससे भी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे। ये सब अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे ये ट्रांजिशन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मॉलिक्यूल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो उसमें ये तीन टाइप के ट्रांजिशन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन अ मॉलिक्यूल द डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट। तो किसी भी मॉलिक्यूल में डिस्क्रीट मतलब सेपरेट, कि सेपरेट ये इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशन और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं लेवल्स को अभी हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। तो दीज इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल आर कलेक्टिवली कॉल्ड मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स। तो इन्हीं एनर्जी लेवल्स को हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स। तो द ट्रांजिशन कैन टेक प्लेस ओनली बिटवीन दीज लेवल्स, और इन्हीं लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो सकता है। द रिजल्ट इज अ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, और इसी की वजह से हमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। तो मेनली जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम जो होते हैं ये तीन एनर्जी चेंजेस देखते हैं, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, बस वही चेंजेस को हम जो है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। अब ये रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती क्या है ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि रोटेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल की रोटेशन की वजह से होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की वजह से होती है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें देखने को, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी होती है मॉलिक्यूल में। तो ये तीन टाइप की एनर्जीज को अभी हम आगे आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो तीन टाइप के ट्रांजिशन हमें देखने को मिलते हैं ये इन्हीं एनर्जी लेवल्स में देखने को मिलते हैं, और इसी से हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा बनता है। तो द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की स्टडी से हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल, जैसे इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि ईच इलेक्ट्रॉनिक लेवल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है वो कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से मिलकर बना हुआ है, और ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है ये भी रोटेशनल एनर्जी लेवल से मिलकर बने हुए हैं। तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को हम V से दिखाते हैं, V इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को हम J से दिखाते हैं, J इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। तो ये 0, 1, 2, 3 एनर्जी लेवल्स हैं। 0 मीन्स ग्राउंड स्टेट हो जाएगी,
वन मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, सेकंड मीन्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। तो ये सब एक्साइटेड स्टेट होती हैं जो जीरो से आगे वाली होती है। जीरो वाली हमेशा ग्राउंड स्टेट होती है। और ये वी और जे को हम क्या बोल रहे हैं, वाइब्रेशन और रोटेशनल क्वांटम नंबर्स बोल रहे हैं। देखिए नॉर्मली जैसे पिछली बार हमने बात की थी, हमारे पास सपोज अगर ये एक एनर्जी स्टेट है जिसको मैं E0 से दिखा रही हूँ, यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है। फिर मैंने एक E1 दिखा दिया, ये हायर एनर्जी स्टेट हो गई। तो ये जो नीचे वाली स्टेट है इसको तो हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, ठीक। और जो ये ऊपर वाली हो जाएगी इसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक। इसके बाद हो सकता है और भी एनर्जी लेवल्स, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। तो ये E2 जो हो जाएगा वो हो जाएगी हमारी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास E3 भी हो सकता है, E4 हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बने हुए। तो ये जो एनर्जी लेवल्स मैंने दिखाए हैं इनको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स ऐसा नहीं है कि ये सिंगल लाइन से ही हम दिखा सकते हैं, ये आप समझ लीजिए ये लाइन में अभी और भी बहुत सारी लाइंस मिली हुई हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से बने हुए होते हैं और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल फर्दर फिर रोटेशनल एनर्जी लेवल से बने हुए होते हैं, ठीक। तो अगर सपोज यहाँ पर हमारा कोई भी पार्टिकल है तो पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो ऊपर चला गया, तो वो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। अगर ये डिपेंड करता है कि उसे कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है। तो अगर उसने इतनी अमाउंट की एनर्जी, और एनर्जी कितनी निकालेंगे हम, E1 माइनस E0, ठीक है ना। यहाँ से इसमें से इसकी एनर्जी को माइनस करके जो भी हमारे पास डेल्टा E है, डेल्टा E क्या होता है, चेंज देखते हैं हम एनर्जी का, डेल्टा मीन्स होता है चेंज। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल से अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल में जा रहा है तो इसका मतलब वो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी, इन दोनों का जो डिफरेंस है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको जहाँ से मिल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिल रहा है जिस फ्रीक्वेंसी का या जिस एनर्जी का, तो अगर उसको एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए उसने थोड़ी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो वो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, और उसने बहुत ज़्यादा की है तो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसको हम ट्रांजिशन बोल देते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है। लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने का मतलब है एब्जॉर्प्शन, और इसी से हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी देखने को मिलती है। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में अगर आ रहा है, सपोज यहाँ से वो यहाँ आ जाए नीचे, पार्टिकल जब ऊपर था वो नीचे, तो ये प्रोसीजर हमारा कहलाता है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आना, कहलाता है हमारा एमिशन, और इससे हमें एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलती है। तो फिलहाल तो हम एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल, ये जो सिंगल लाइन नहीं है, ये सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल भी बहुत सारे एनर्जी लेवल से मिलकर बना हुआ है। तो वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स भी फर्दर जो है डिवाइडेड है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में। तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को हम V से दिखाएंगे और रोटेशनल एनर्जी लेवल को हम J से दिखाएंगे। और V और J का मतलब है ये वाइब्रेशन और रोटेशन क्वांटम नंबर्स को शो करते हैं। अब देखते हैं जो मैं आपको समझा रही थी उसको हम डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर पूरी कंप्लीट पिक्चर दी हुई है, वेरियस मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स फॉर द फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, ठीक है। फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स मतलब जो मैंने आपको अभी लास्ट में दिखाया, हमने बात की थी E0 और खाली अगर E1 की मैं बात करूं तो ये हमारे हो जाएंगे फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स। ये दिखा रखा है, ये पूरी जो ग्राउंड स्टेट है, यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है ये पूरा E0 है। यहाँ लिखा हुआ भी है साइड में ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ये अगर आप देखें ये पूरा लिखा हुआ है ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। और जो ये E1 मैंने यहाँ शो किया है वो E1 ये पूरा का पूरा है जिसको हम बोल रहे हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ये वाली पूरी की पूरी। तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। तो ये जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये जो सिंगल लाइन हम शो कर रहे हैं कि ये लेवल है एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक, तो ये सिंगल लाइन भी बहुत सारी लाइन से मिलकर बनी हुई है, आप समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक लेवल है वो काफ़ी सारे एनर्जी लेवल से मिलकर बना है, और ऐसे ही जो हमारा E1 एनर्जी लेवल है वो भी बहुत सारे एनर्जी लेवल से मिलकर बना हुआ है। और ऐसे ही E2 E3 होगा, बस इसमें खाली जो नीचे के दो हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात की हुई है। तो इसीलिए हमने इसको ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बोल दिया, और ऊपर वाले को हम सिर्फ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बोल रहे हैं। अब अभी हमने देखा था अभी लास्ट स्लाइड में कि जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से मिलकर बने हुए हैं। तो देखिए वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को यहाँ पर शो किया है, ये V0, यानी जो आप ये वाली लाइन जो देख रहे हैं, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन हमारी V0 को डिनोट कर रही है, ठीक है। फिर V1 यानी कि ये
ये जो V0 है ये ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, और V1 जो हो गया वो फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशन एनर्जी लेवल हो गया। ऐसे ही ये V2 है, तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल हुआ, फिर ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, इस तरह से काफ़ी सारी लाइन्स यहाँ पर दिखा रखी हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक हो गया ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल, और इलेक्ट्रॉनिक लेवल भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में। और आप देख रहे हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में भी छोटी छोटी लाइंस बना रखी हैं, तो हर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी जो है वो रोटेशनल एनर्जी लेवल में फर्दर डिवाइडेड है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी अगर आप आगे तक देखें तो इसमें यहाँ दिखा भी रखा है, ये J1 को डिनोट कर रहा है। J मीन्स रोटेशनल एनर्जी लेवल, मतलब J मीन्स रोटेशनल क्वांटम नंबर, और J इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रोटेशनल एनर्जी लेवल हुआ, और जो V इज इक्वल टू 0 है वहाँ पर J इज इक्वल टू 0 भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और ऐसे ही J इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ दिखा दिया, तो J इज इक्वल टू 2 इससे ऊपर हो गया, J इज इक्वल टू 3 इससे ऊपर हो गया, J इज इक्वल टू 4 इससे ऊपर हो गया। तो हर वाइब्रेशन लेवल में आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी लाइंस भी यहाँ पर बना रखी, तो ये आगे भी है, ये आगे शो नहीं कर रखी है, लेकिन ये आगे भी इसी तरह से आगे को अगर बनाना चाहें तो रोटेशनल एनर्जी लेवल को आप इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ दिखाया, एनर्जी जो है नीचे से ऊपर की साइड इंक्रीज कर रही है, ये यहाँ पर शो कर रखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, और ऊपर वाला एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल है पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक, ठीक है। और हर इलेक्ट्रॉनिक लेवल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में डिवाइडेड है, और हर वाइब्रेशन लेवल रोटेशनल एनर्जी लेवल में डिवाइडेड है। अब बात होती है ट्रांजिशन की, तो अगर हम देखें रोटेशनल ट्रांजिशन, तो रोटेशनल ट्रांजिशन का मतलब हुआ कि एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल में मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन हुआ, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज हमने सबसे नीचे वाली लाइन ले ली, ये J इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर ट्रांजिशन आपने दिखा रखा है, ये देख रहे हैं आप, ये सिर्फ इतना सा पोर्शन दिखा रखा है, यानी कि J इज इक्वल टू 0 से मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन हो गया J इज इक्वल टू 1 में। अगर हम दूसरे एरो की बात करें तो J इज इक्वल टू 0 से वो J इज इक्वल टू 2 में चला गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ से गया है, J इज इक्वल टू 1 से J इज इक्वल टू फिर आगे 4 में चला गया है। तो इस तरह से ये जो सिर्फ रोटेशनल ट्रांजिशन दिखा रखे हैं, तो रोटेशनल लेवल को अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ, सपोज देखिए ये इस छोटे छोटे बना रखे हैं इन्होंने ये, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जो है अगर सपोज नीचे है, ये अगर J इज इक्वल टू मैं सबसे नीचे वाले को 0 लिखूँ, फिर ऊपर वाले को 1, ये 2 और ये 3, तो 0 से ये 1 में भी जा सकता है, 0 से ये 2 में जा सकता है, 0 से ये 3 में जा सकता है, हो सकता है वो ऑलरेडी 1 में प्रेजेंट है तो वो 3 में जा सकता है। तो जो ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन है, इनको हम रोटेशनल ट्रांजिशंस बोलते हैं। और ये डिपेंड कैसे करता है, मतलब डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है उसे, कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी कितनी एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जितनी एनर्जी का वो एब्जॉर्ब कर रहा है सिर्फ उतना ही ट्रांजिशन इसमें हो पाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 1 के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, अगर उसने उतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है तो वो सिर्फ 0 से 1 पे ही पहुंचेगा। लेकिन अगर उसने इतना एब्जॉर्ब किया है कि वो 1 से लेके 3 तक पहुंच सकता है, तो वो इजीली फिर 1 से लेके 3 तक पहुंच जाएगा। तो ये रोटेशन ट्रांजिशन होते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में, ठीक। अब आइए देख लेते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन। अब देखिए वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस क्या हुए, वाइब्रेशन ट्रांजिशन क्या होंगे, जब जो भी हमारा पार्टिकल है अगर वो नीचे है और वो सीधा यहाँ पहुँच जाए, ठीक है, 0 से 1 पहुँच जाए, या 0 से 2 पहुँच जाए, या 0 से 3 पहुँच जाए, या अगर वो ऑलरेडी 1 पर है तो वो 4 पर पहुँच जाए। तो ये जो ट्रांजिशन मैंने अभी शो किए हैं ये हमारे वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं साथ साथ, क्योंकि हर वाइब्रेशन लेवल हमारा रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में डिवाइडेड है, तो इसका मतलब अगर वो वाइब्रेशनल शो कर रहा है ट्रांजिशन को, तो वो रोटेशनल ट्रांजिशन तो ऑब्वियसली शो करेगा। जैसे सपोज मैं इसकी बात करूं, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो अगर हम देखें, ठीक है, अगर इस वाले पार्टिकल की बात करें, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, यानी ये V इज इक्वल टू 0 से V इज इक्वल टू 1 पहुँचा, और साथ ही साथ ये J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 5 में पहुँच गया। अगर मैं इस वाली लाइन को 1 मान रही हूँ, इस वाली लाइन को 2 मान रही हूँ, ये अगर 3 है, ये अगर 4 है, तो ये जाहिर सी बात है ये 5 हो जाएगा। तो ये साथ ही साथ J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 5 भी तो पहुंच रहा है। तो जब भी कभी वाइब्रेशनल होंगे
ट्रांजिशन तो साथ ही साथ रोटेशनल ट्रांजिशन तो अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशन लेवल जो है वो रोटेशनल लेवल से मिलकर बना हुआ है। तो इसीलिए हम इन ट्रांजिशन को वाइब्रेशनल रोटेशन ट्रांजिशन बोल दे रहे हैं। जैसे अगर मैं इसको यहाँ साफ से दिखाना चाहूँ तो सपोज अगर हमारा ये जो लेवल है, ये हमने v इज इक्वल टू 0 दिखाया और ये हमारा v इज इक्वल टू 1 दिखाया, तो जो ये ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ तक होगा तो वो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में भी तो होगा, तो इसलिए हम इसको वाइब्रेशनल रोटेशन ट्रांजिशन बोल दे रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी शो कर रखा है, ये V1 पर यहाँ प्रेजेंट है, तो ये V1 से सीधा यहाँ चला गया V3, और V3 में जब ये जा रहा है तो बीच के जो ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं इसमें भी तो ये ट्रांजिशन दिखा रहा है, तो इसलिए ये वाइब्रेशनल रोटेशन ट्रांजिशन हुए। अब थर्ड टाइप के ट्रांजिशन क्या हो जाएंगे, वो होंगे इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल रोटेशन ट्रांजिशन। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्व हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट तो हमारी पूरी की पूरी ये है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखाना है तो वो E0 से E1 में जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ से शुरू करें, अगर हम इस वाले की बात करें तो देखिए ये जा रहा है, ये यहाँ से ट्रांजिशन शो कर रखा है, ये नीचे वाला तो पूरा यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन ये ट्रांजिशन क्योंकि ऊपर तक है, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक दिखाई है, तो इसका मतलब ये ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में पहुँचा, और जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तो जाहिर सी बात है इसने वाइब्रेशनल ट्रांजिशन को भी शो किया और इसने रोटेशनल ट्रांजिशन को भी शो किया। आप देख रहे हैं ये लाइन जब जा रही है ऊपर तक चली गई, तो आप यहाँ पर देखिए ये V0 था और यहाँ पर ये V1 था, तो इसने V1 को भी क्रॉस किया, फिर इसने V2 को क्रॉस किया, फिर इसने V3 को क्रॉस किया, V4 क्रॉस किया, V5, V6 और तब जाके ये ऊपर पहुंचा, तो इसने वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी शो किए। और वाइब्रेशनल के अंदर ही क्योंकि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है तो इसने रोटेशनल ट्रांजिशन भी शो किए। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन रोटेशन ट्रांजिशन होते हैं तो उसमें हमें मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टडी करने तो साथ ही साथ हमें वाइब्रेशन और रोटेशन ट्रांजिशन भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे, मतलब प्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं मिलेगा। प्योर का क्या मतलब होता है, प्योर का मतलब सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल में जब हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हमें जो स्पेक्ट्रम देखने को मिलते हैं वो प्योर रोटेशनल तो मिल जाते हैं। प्योर रोटेशनल में क्या होगा, सिर्फ इतने से इतने पोर्शन में, तो यहाँ पर कोई वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक लेवल इन्वॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ रोटेशनल स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलते हैं, या रोटेशनल ट्रांजिशन की वजह से हमें प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे वाइब्रेशनल या इलेक्ट्रॉनिक की, ये हमें प्योर नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वाइब्रेशनल के साथ साथ रोटेशनल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों होंगे। तो ये पूरे थे एनर्जी लेवल्स के बारे में बात की। तो ये सारे लेवल्स जो होते हैं वो हमारे मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जनरली इन्हीं क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं तो ज़्यादातर हम यही इंफ्रारेड हो गई या यूवी विजिबल हो गई, इन्हीं सब स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वही सब हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। तो ये सब था मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स के बारे में। अब बात करेंगे हम रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब ये रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम से क्या मतलब है, देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय अ मॉलिक्यूल में रिजल्ट इन वेरियस ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन एंड रोटेशन लेवल्स। ये अभी हमने देखा कि एनर्जी जब एब्जॉर्ब की मॉलिक्यूल ने तो कितनी एनर्जी, अगर उसने कम एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो वो खाली रोटेशनल लेवल में ट्रांजिशन दिखाएगा, क्योंकि रोटेशनल लेवल में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम था। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा कर ली तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन दिखाएगा, और नहीं तो फिर ज़्यादा और ज़्यादा करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वो शो करेगा। तो ये एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी को इतने टाइप के ट्रांजिशन वो शो कर सकता है, और ईच ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स अ डेफिनेट एनर्जी। हर ट्रांजिशन में एक डेफिनेट एनर्जी इन्वॉल्व होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ इसका रेडिएशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक पर्टिकुलर रीजन से वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ये हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उन सब रेडिएशंस की अपनी एक एनर्जी, अपनी एक फ्रीक्वेंसी और अपनी एक वेवलेंथ होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या हुआ, द अरेंजमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ्स और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज। तो अगर हम उन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनकी इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लगा दें तो फिर जो चीज़ हमारे पास बन के आएगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिलकर बना हुआ होता है, और उन सब रेडिएशंस की अपनी एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट से मॉलिक्यूल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है,
तो उसी पर डिपेंड करेगा उसका ट्रांजिशन। अभी हम देखेंगे कि किस इनकी एनर्जी कितनी है और हमें उनसे क्या क्या और उसी बेसिस पर हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी भी देखने को मिलती है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो हमें कब देखने को मिलेगी। ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट से रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया गया है। देखिए जैसे कि जो रीजन्स हम पढ़ रहे हैं, various regions of spectra and the types of transition involved in them are as follows। कैसे हैं various region? सबसे पहले आता है इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, और रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में हमारे आती है रेडियो वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी वो रेडियो वेव्स होंगी, और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी हो गई ये जो दे रखी है 3 × 10⁻6 से लेकर 3 × 10⁸ हर्ट्ज। देखिए ये हो सकता है कि अलग अलग बुक्स में ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल जाए इन रेंजेस में। तो मैंने जो बुक ली है, मैंने बैनवेल की बुक को फॉलो किया है, तो उसमें से मैंने ये किया है। तो हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाए, तो उतना चल जाता है। एंड वेवलेंथ इन द रेंज, और वेवलेंथ क्या होगी, एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, हो सकता है आपकी बुक में नैनोमीटर में दे रखी हो। तो वेवलेंथ रेंज है इसकी 10⁻11 से लेकर 10⁸ एंगस्ट्रॉम। दीज वेव्स पजेस एनर्जी, और इनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या है 0.001 से लेकर 12 जूल पर मोल। ठीक है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन का हमारा जो है ये एनर्जी और ये वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और ये एनर्जी क्या करती है, देखिए जितना ये अमाउंट है एनर्जी का, अगर ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर ले तो उसमें सिर्फ हमें न्यूक्लियर ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे। मतलब ये एनर्जी सिर्फ न्यूक्लियर ट्रांजिशन कराएगी। अब ये न्यूक्लियर ट्रांजिशन क्या होंगे ये तो हम फिर जब इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी होगी, न्यूक्लियर ट्रांजिशन से रिलेटेड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एनएमआर। एनएमआर बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। ये जब हम पढ़ेंगे तब हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस या ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन से अगर मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो वो सिर्फ न्यूक्लियर ट्रांजिशन को शो करेगा। और इस न्यूक्लियर ट्रांजिशन को जब हम स्टडी करेंगे तो उस स्टडी को हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सारे रीजन्स दिए हुए हैं, मतलब जैसे जैसे हम आगे आगे स्लाइड में बढ़ेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स दिए हुए हैं, और इन रीजन्स की कितनी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी है वो दी हुई है, और उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसमें किस टाइप के ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेंगे ये पता चलेगा, और उन ट्रांजिशन को हम किस स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करेंगे वो सब इसमें दिया हुआ है। तो पहला हमने पढ़ा रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। दूसरे में आ जाते हैं, दूसरा हमारा होता है माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव रीजन में माइक्रोवेव्स होती है। तो ये माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी की रेंज दे रखी है 3 × 10⁻10 से लेकर 3 × 10⁻12। ठीक, और वेवलेंथ क्या दे रखी है 10⁸ से 10⁶ एंगस्ट्रॉम, और इनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इनकी 12 से लेके 1.2 × 10⁻³ जूल पर मोल। तो अगर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया मॉलिक्यूल ने तो उसमें जो ट्रांजिशन होंगे वो सिर्फ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में होंगे। जो अभी अभी हमने पढ़ा था ना कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में हमें रोटेशनल ट्रांजिशन जो देखने को हमें मिलेंगे वो छोटे छोटे जो हमने बनाए हुए थे, बस वो वाले जो ट्रांजिशन उतनी, क्योंकि बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए, तो ये इतनी कम एनर्जी में वो रोटेशनल ट्रांजिशन को शो करता है। तो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के ट्रांजिशन को जो हम स्टडी करते हैं किस स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसको हम बोलते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, या हम इसको बोल सकते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, फिर हम आते हैं इंफ्रारेड रीजन में। इंफ्रारेड रीजन की फ्रीक्वेंसी क्या है 3 × 10⁻12 से लेके 3 × 10⁻14 हर्ट्ज। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे जो हम बढ़ते जा रहे हैं रेडियो वेव से माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से इंफ्रारेड में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। या आप ये भी देख सकते हैं कि एनर्जी की वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बढ़ेंगी और वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर वेवलेंथ कितनी रह गई, यहाँ पर 10⁶ से 10⁴। ऊपर कितनी थी 10⁸ से 10⁶ थी। तो धीरे धीरे वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती दिखाई देगी जब हम रेडियो वेव से आगे की साइड बढ़ते जा रहे हैं। तो दीज वेव, और इनकी एनर्जी भी यहाँ पर लिखी हुई है, और दिस एनर्जी मे कॉज ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। और ये वाली एनर्जी क्या कॉज करती है, अगर मॉलिक्यूल ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन दिखाएगा। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल से भी एसोसिएटेड होते हैं, तो इसलिए
वहाँ पर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में भी ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तो हमें वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं, और जब हम इन ट्रांजिशन को स्टडी करते हैं जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसको हम बोल देते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, या हम इसको बोल देते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, फिर हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कौन सा रीजन है। नेक्स्ट रीजन है हमारा विजिबल एंड अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो विजिबल और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, और दीज वेव्स पजेस एनर्जी भी दे रखी है इनकी, ठीक। तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी और बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी और बढ़ गई है, वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो गई है। अब इस एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, इस एब्जॉर्प्शन से ट्रांजिशन कहाँ देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में देखने को मिलेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में क्योंकि वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन भी इन्वॉल्व है, तो हमें यहाँ पर तीनों टाइप के जो ट्रांजिशन है, मतलब तीनों टाइप के ट्रांजिशन जहाँ पर हम स्टडी करेंगे एक साथ, तो उस स्टडी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स की ट्रांजिशन को स्टडी करते हैं वो हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं, या हम इसको कंबाइनली विजिबल और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर आता है हमारा एक्सरे रीजन। एक्सरे रीजन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फिर वेवलेंथ दे रखी है, और इसकी एनर्जी दे रखी है। और इस एनर्जी से हमें क्या मिलता है, गिव राइज टू कोर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। अब ये कोर इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है, देखिए एक तो हमारे पास होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस बना दूँ, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर हमारे शेल्स तो होते ही हैं, ठीक। अब ये बाहरी शेल जो है, सबसे बाहरी शेल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम बोल देते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल का मतलब होता है सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। लेकिन जो ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है, यानी अंदर वाले शेल्स के, यानी इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन, इनको हम बोल देते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन या इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन। तो जो ये कोर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना हो अगर हमें, तो हम क्या करते हैं, मैटर पर सिर्फ एक्सरे लाइट डालेंगे, तो फिर वो एक्सरे को एब्जॉर्ब करेगा, और एक्सरे वेव्स को या एक्स रेज को अगर उसने एब्जॉर्ब किया, तो ये जो कोर इलेक्ट्रॉन है इनका एक्साइटेशन हो जाता है, ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। तो इसकी स्टडी जब हम करते हैं किस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या PES बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या हम बोलते हैं एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, XPS भी बोल देते हैं। ये कभी आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है। तो एक्सरे रीजन में हम पढ़ते हैं कोर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और उसकी एनर्जी की वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब यहाँ दिया हुआ है, ठीक। और फिर लास्ट में आती है गामा रेज। और ये गामा रेज जो होती है, ये जो रेडिएशंस होती है, इनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है इसमें होती है, और वेवलेंथ सबसे कम होती है, 1 एंगस्ट्रॉम से 0.01 एंगस्ट्रॉम रह गई। और दिस एनर्जी मे कॉज अ रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स। ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स के रीअरेंजमेंट को कॉज कर सकती है। अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब की तो न्यूक्लियर पार्टिकल्स में रीअरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब ये जो रीअरेंजमेंट हम जहाँ पर स्टडी करेंगे जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम बोलते हैं मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक। तो ये सारे रीजन्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरे स्पेक्ट्रम को यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से शो किया हुआ है। तो देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, हमने रेडियो वेव से स्टार्ट किया था, और रेडियो वेव में हमने देखा था कि वो लोअर एनर्जी थी, तो यहाँ पर ये लोअर एनर्जी रीजन है। रेडियो वेव से जैसे हम माइक्रोवेव की तरफ बढ़ेंगे, एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। माइक्रोवेव से इंफ्रारेड की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, इंफ्रारेड से विजिबल की, विजिबल से अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, और फिर हम गामा रेज पे पहुंचे। और गामा रेज पे आप देख रहे हैं ये है हायर एनर्जी रीजन, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ये सब कुछ ध्यान में रखेंगे, और ये बेटा ये डायग्राम आप बस ध्यान रख लीजिएगा, बाकी हो सकता है ये वैल्यूज तो इतनी नहीं भी पूछी जाएं, लेकिन ये जो डायग्राम है ये इतना हेल्पफुल है क्योंकि इस पर ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं। कौन सा रीजन किसके बाद आता है, किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी एनर्जी कम होती है, किसकी किससे कम होती है, फ्रीक्वेंसी किसकी किससे कम है, तो इस टाइप के ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो इसमें आप इतना ध्यान रखेंगे, जैसे विजिबल रीजन से अगर आप याद रख रहे हैं तो देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। विजिबल रीजन में आपको, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, विबग्योर। विजिबल रीजन हमारा इससे ही तो मिलकर बना है, विबग्योर, ठीक है। और विबग्योर में ये वायलेट है, ये इंडिगो, ये ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। देखिए यहाँ पर रेड है तो इसलिए आगे की साइड इंफ्रारेड आ गया, रेड से इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड के बाद आपको MR याद रखना है, MR, M फॉर माइक्रोवेव, R फॉर रेडियो वेव्स, ठीक है।
अब क्योंकि ये वायलेट है स्टार्टिंग में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट आ गया, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। और अल्ट्रा वायलेट से पहले आपको एक्स और जी याद रखना है, ठीक। तो जी एक्स और यहाँ पर एम आर याद रखना है। बाकी तो ये तीनों चीजें तो आपको याद रहेंगी, क्योंकि विबग्योर आपको याद रहता है। तो सबसे पहले आप विजिबल रीजन का विबग्योर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ रेड है तो आगे की साइड आप इंफ्रारेड लिखेंगे, फिर आप एम आर लिख दीजिएगा। यहाँ पर वायलेट है तो यहाँ पर आप यूवी याद रखेंगे, ये एक्स और जी याद रख लेगा। और ये ध्यान रखिएगा, गामा रेज जो होती हैं वो हायर इन एनर्जी होती हैं और हायर इन फ्रीक्वेंसी होती हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी हायर ही होगी। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक जैसा चलते हैं, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। तो हायर ही इनकी फ्रीक्वेंसी होगी और हायर एनर्जी होगी। और वेव, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम यहाँ से यानी कि राइट से लेफ्ट की साइड चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जा रहे हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज कर रही है। तो अगर ये दोनों चीजें इंक्रीज करेंगी तो जाहिर सी बात है लैम्डा जो है वो डिक्रीज करेगा। और लैम्डा क्या थी? वेवलेंथ। और यही चीज इसमें नीचे शो भी कर रखी है, ये जो नीचे ना वेव्स बना रखी है। और वेव्स में मैंने आपको बताया था वेवलेंथ क्या होगी, दो क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस, यानी दो पीक्स के बीच का डिफरेंस। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा होता है लैम्डा, ठीक। और यहाँ पर आप लैम्डा देखें, यहाँ पर ये दो पीक्स हैं और ये दो पीक्स के बीच का डिस्टेंस कितना कम है, तो यानी लैम्डा यहाँ पर कम है, तो ये लैम्डा कम है और यहाँ पर ये लैम्डा ज्यादा है। तो ये बात है भी सही, जहां भी लोअर एनर्जी होगी लैम्डा ज्यादा होगा, जहां पर हायर एनर्जी होगी लैम्डा कम होगा। तो ये जो इस तरह से दिखाई हैं ये वेव्स, ये यही दिखाया हुआ है कि लैम्डा को बढ़ते हुए क्रम में दिखा रखा है। पहले लैम्डा कम था, फिर धीरे 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 बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है, फिर थोड़ा और ज्यादा हो गया, फिर थोड़ा और ज्यादा हो गया, और फिर आगे जाके ये बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखा दिया। तो लैम्डा मीन्स दो क्रेस्ट के बीच का, यानी जो दो पीक्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाती है हमारी। लैम्डा हमारा वेवलेंथ ही होता है। तो अगर हम चल रहे हैं राइट टू लेफ्ट तो हमारा एनर्जी इंक्रीज कर रही है, न्यू इंक्रीज कर रही है, लैम्डा डिक्रीज कर रही है। और अगर हम चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारी जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर रही है, तो न्यू भी हमारी डिक्रीज कर रही है, लेकिन लैम्डा जो है वो इंक्रीज कर रहा है। बस अगर आप ये चीज समझ गए हैं ना, तो फिर आप MCQs को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और आपको ये नाम भी ध्यान रखने हैं बेटा। मतलब अगर वो पूछने लग जाए कि भाई इंफ्रारेड और माइक्रोवेव में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो फिर आप यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं। तो आप ये डायग्राम भी याद कर सकते हैं, ये वाला नीचे वाला डायग्राम अगर आपको याद हो जाएगा, नीचे में क्या करना है, इधर कम दिखानी है वेव्स, उधर ज़्यादा दिखाना है, तो आपको अपने आप ध्यान आ जाएगा कि लैम्डा जो है यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर लैम्डा कम है, और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी लैम्डा की ठीक उल्टी चलती है। तो आपको तुरंत याद आ जाएगा किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो ये था पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, रीजन्स ऑफ द, तो ये सारे जो होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये जो सारी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, चाहे रेडियो वेव्स हो, माइक्रोवेव्स हो, इंफ्रारेड्स हो, तो इनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को हमने एक क्रम में बना दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि ये बढ़ते हुए क्रम में आप कह सकते हैं वेवलेंथ है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी आप ये भी समझ सकते हैं। तो हमने इस तरह से बना दिया, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बन गया। और यहाँ के किस रीजन से, ये सारे अलग अलग रीजन है ना, गामा रे रीजन हो गया, एक्सरे रीजन हो गया, अल्ट्रावायलेट, तो मॉलिक्यूल किस रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका एक्साइटेशन या उसका ट्रांजिशन इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का ट्रांजिशन शो करेगा। क्या वो वाइब्रेशन ट्रांजिशन शो करेगा, या न्यूक्लियर ट्रांजिशन देगा, या जो भी ट्रांजिशंस वहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। और इसी से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करते हैं। तो वो स्पेक्ट्रम जो बन के आएगा, हमारा स्पेक्ट्रा बन के आते हैं कि मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ चेंजेस होंगे, उन चेंजेस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड हम स्पेक्ट्रम की फॉर्म में करते हैं, और उसी स्पेक्ट्रम की स्टडी से हम पता लगा लेते हैं मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। तो ये सब कुछ अभी हम आगे आने वाली वीडियोज में देखेंगे, किस तरह से स्ट्रक्चर का पता लगाया जाता है। अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग टाइप की चीज़ें हम पढ़ते भी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।